हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग 11 जियोग्राफी क्लास में भारत की स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन करेंगे। यानी इस विश्व के मैप में भारत की स्थिति और विस्तार कहां है, उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम बड़े ही सरलता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे देखते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार का आज अध्ययन करेंगे और बड़े ही सरलता के साथ। आइए समय न गवाते हुए हम इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके सामने आता है उसका हम अध्ययन कराने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की स्थिति, यानी इस ग्लोब पे, इस मैप पे, विश्व के मैप पे भारत की स्थिति और विस्तार किस अक्षांश और किस देशांतर के बीच है। थोड़ी सी छोटी सी हम आपको जानकारी दे दें। यहां पे देख सकते हैं ये एक रेखा जा रही है जिसको शून्य देशांतर, जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और ये एक रेखा जो है ये 23.5 अंश अक्षांश से गुजर रही है, इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये आप देख सकते हैं नीचे नीचे यह 23.5 अंश देशांतर से ये जा रही है, इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और ये जो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ खींची गई रेखा है इसको हम देशांतर कहते हैं। और ये जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा है उसे हम अक्षांश कहते हैं। देखिए अक्षांश कहते हैं और इसको हम देशांतर कहते हैं। आइए थोड़ा सा हम बड़े मैप पे इसका हम सहारा लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इस विश्व के मैप में भारत की स्थिति एवं विस्तार कहां है। तो आइए हम पहले यहाँ पे कुछ रेखाओं को यहाँ पे हम खींच दिए हैं ऑलरेडी, जिससे आपको समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है ये जा रही है, यह जीरो अक्षांश है, जीरो अक्षांश है, जिसको हम इक्वेटर जीरो कहते हैं, या इसको हम हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए बोलते हैं कि पृथ्वी से बीचों बीच से होकर के ये जाने वाली रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा है, कहीं पृथ्वी पे आपको ये रेखा खींचा हुआ नहीं दिखेगा, ये सब एक काल्पनिक रेखा है। हम ट्रॉपिकल कैंसर देखेंगे जिसको हम अपने आपको बताया था 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी, यानी यह रेखा के ऊपर हम जाएंगे तो नॉर्थ स्फीयर और यहाँ पे हम साउथ स्फीयर, यानी हम कह सकते हैं जिसके ऊपर जो है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। हम इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध, यानी यह जीरो से ऊपर का जो भी हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे जो है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध है। इसको समझाने के लिए हम आपको समझा रहे हैं, अभी बता रहे हैं। और ये आप देखिए हमने आपको बताया कि 23.5 अंश अक्षांश, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ये है आपका कर्क रेखा और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो कर्क और मकर रेखा आपके यहां पे हम खींच करके दिखाए हैं। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो भारत की स्थिति और विस्तार आप देख सकते हैं, यही जो आप देख सकते हैं यही भारत की स्थिति और विस्तार है। ये जीरो अंश अक्षांश से ऊपर है और कर्क रेखा बीचों बीच से होकर के गुजर रही है, थोड़ा वो डिफरेंस होगा बीचों बीच में। इस तरह से हम देखेंगे भारत की स्थिति और विस्तार। और थोड़ा सादे मैप पे हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम ये आप देखेंगे कि जो जीरो अक्षांश है, हम अब इस मैप को 4 भागों में बांटते हैं आपको समझाने के लिए। ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, यह आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे का आपका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये नीचे का हिस्सा पूरा यह दक्षिणी गोलार्ध है और ये ऊपर का हिस्सा पूरा उत्तरी गोलार्ध है। ये आपको हम जीरो देशांतर, जिसको हम ग्रीनविच रेखा के भी नाम से जानते हैं। जीरो देशांतर जिसको हम ग्रीनविच रेखा के भी नाम से जानते हैं, यह आपका भूमध्य रेखा। 4 भाग हमने बांट दिया इस वर्ल्ड के मैप को। हमने एक भाग इसका नामकरण कर दिया, ये 2 कर दिया और ये आपका तीसरा कर दिया, ये आपका चौथा कर दिया। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भारत, ये आप देख सकते हैं भारत, ये जो भारत है वह इस किस अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है और उसकी दिशा क्या है
ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए, तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हमारी बात समझ में आ रहा होगा। ये नीचे का है दक्षिण गोलार्ध, ये ऊपर का है उत्तरी गोलार्ध। अब हमने ये इसको बोलते हैं, हम कह सकते हैं ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है, और ये आपका पश्चिम है। तो चारों दिशा आपको समझ में आ गया होगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। हम आपको बताना चाहते हैं कि किस गोलार्ध में भारत की स्थिति और विस्तार है। तो आप देख सकते हैं यह पूरब है, ये पूरब है, आइए उत्तर है। हमने इसको पार्ट में बांट दिया है, 4 भागों में बांट दिया है। तो ये उत्तरी हो गया, और हिस्सा यह पूर्वी, यानी हम कह सकते हैं भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पे स्थित है? हम कह सकते हैं भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे अक्षांश और देशांतर, यानी भारत हम कह सकते हैं उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको बोलेंगे उत्तरी पश्चिमी बोलेंगे, इसको बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी, और इसको बोलेंगे हम दक्षिणी पूर्वी। चारों भाग, यानी ये दक्षिण का भाग है, यहां से ये पूरब दिशा है, और यहां पे उत्तर भाग है, यहां से पूरब, यह उत्तरी और पूर्वी हो गया। ये आपका हम कह सकते हैं कि उत्तरी और पश्चिमी हो गया, ये दक्षिणी पश्चिमी हो गया, क्योंकि ये पश्चिम दिशा, ये दिशा पश्चिम है और ये दिशा आपका पूरब है। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, इतना समझ में आ गया होगा कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आपको मैं बताऊंगा कि अक्षांशीय और देशांतर किस अक्षांश और किस देशांतर के बीच में स्थित है। आइए हम भारत की स्थिति को यहां पे दर्शाए हुए हैं कि भारत की मुख्य भूमि पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको वहां पे दिशा बताया कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्या है। यहां पे देखिए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8:04 से 37:06 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और 68:07 से 97:25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आइए हम इसको एक विश्व के मैप पे, हम भारत के मैप को हम समझाने का प्रयास करते हैं। हम एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये यहां से टच करता हुआ यह एक रेखा, ये देखिएगा, ये देशांतरी रेखा है। उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जो रेखाएं खींची जाती है उसे हम देशांतरी रेखा कहते हैं। तो यहां से टच करते हुए एक देशांतर रेखा, समझ में आ रहा होगा, ये देशांतरी रेखा है। मैं बताया कि किस देशांतर से किस देशांतर के बीच भारत स्थित है। अब मैं ये खींच देता हूं एक रेखा, जो ये एक रेखा, इसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। यहां पे भी हम यहां पे खींच देते हैं इसको अक्षांश। आप जान सकते हैं कि पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ जो रेखाएं खींची जाती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। ये भी आपका पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है और ये भी आपको पूरब दिशा की तरफ दर्शा रहा है। ये वाला पूरब, ये वाला पश्चिम, ये वाला आपका उत्तर, ये वाला आपका दक्षिण। तो अक्षांश की बात की जा रही है। आप देखेंगे, मैंने बताया कि पहले अक्षांश, ये वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं, ये वाली रेखा को हम अक्षांश कहते हैं। तो मैं बताया कि यह 8:04 8:04 से 37:06 37:06 आप देखिए यहां पे 37:06 उत्तरी अक्षांश, यानी 37:06 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्योंकि हम उत्तर में स्थित हैं तो उत्तरी अक्षांश, अक्षांश। और देशांतर की बात आती है। अब ये रेखा क्या है? देशांतर रेखा है। ये रेखा नीचे से ऊपर जो गया है देशांतर, यानी 68:07 से ये हम कह सकते हैं 97:25 पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर। इसीलिए हम कह सकते हैं भारत उत्तरी पूर्वी
अक्षांश और देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तरी पूर्वी अक्षांश देशांतर में स्थित है। यह आपका उत्तरी अक्षांश 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, ये 8 अंश 4 मिनट वाला रेखा है और ये 37 अंश 6 मिनट वाला अक्षांशीय रेखा है। ये जो रेखा है 68 अंश 7 मिनट और ये है 97 अंश 25 मिनट। यानी ये भारत विश्व के मैप पे, यह भारत विश्व के मैप पे मैं आपको दिखाऊं, ये भारत जो है यह विश्व के मैप पे 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट और 68 7 से यह 97 25 मिनट, यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको विश्वास है कि समझ में आ रहा है ये कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हम कह सकते हैं यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यह स्थित है भारत। आप अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को बड़ी सरलता से समझ गए होंगे। आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे मैं एक और इजी वे में, यहां पे देखिए ये देशांतरी रेखा है जो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट के मध्य खींचा हुआ रेखा है। और ये रेखा जब हम खींच देते हैं, इसे हम अक्षांशी यानी 8 अंश 4 मिनट से यहां पे हम 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतर के बीच भारत की स्थिति और विस्तार है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उत्तर से दक्षिण, यानी भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई को भी हमें ज्ञात करना है, तो समझ में आएगा कि भारत का स्थिति और लंबाई चौड़ाई क्या है। तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, हालांकि अब जम्मू कश्मीर जो है, ये जम्मू कश्मीर जो ये लगता था, यह अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो यहां पे देखेंगे जो ये लद्दाख है, यहां पे आपको बहुत सारा जगह अभी मिलेगा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, लेकिन अब हम बात करेंगे लद्दाख से। हम कह सकते हैं बात करेंगे लद्दाख से कन्याकुमारी। यानी यहां पे देखिए, यहां पे मैं दर्शाया हूं लद्दाख से कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर, यानी यहां से यहां की जो दूरी है 3214 किलोमीटर। यानी ये क्या है, यह उत्तर से दक्षिण, यह है आपका उत्तर, यह है आपका दक्षिण। और पूरब से पश्चिम दिखाया गया है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 2933 किलोमीटर। यानी ये आपका गुजरात है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। आइए हम बड़े नक्शे पे इसको हम दिखाते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिएगा, ये मैंने बताया कि ये आपका लद्दाख है, ये आपका लद्दाख से, ये आप देखिए कन्याकुमारी, लद्दाख से कन्याकुमारी, यानी कह सकते हैं लद्दाख से कन्याकुमारी की जो दूरी है वह आपका 3214 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि 3214 किलोमीटर, यहां से यहां की जो दूरी है 3214 किलोमीटर। लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर। और मैं बात करता हूं, ये आपका है उत्तर, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पूरब, ये है आपका पश्चिम। तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक की जो दूरी है वह 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर हम कह सकते हैं अरुणाचल से गुजरात की दूरी है। तो भारत की स्थिति और विस्तार हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों को समझ लिया। लद्दाख से कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर और अरुणाचल से गुजरात की दूरी हम कह सकते हैं 2933 किलोमीटर। अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं समझने का, समुद्र में सीमा, भारत का जो समुद्र में कहां तक अधिकार है, यानी समुद्र भारत के चारों तरफ है। आप देख सकते हैं कि अरब सागर है। कौन सा सागर है, ये अरब सागर है। और ये क्या है, बंगाल की, यह बंगाल की क्या है, खाड़ी है। और ये क्या है आपका नीचे हिंद
सागर है। तो ये देख सकते हैं तीन तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है। जो तीन तरह से समुद्र से घिरा है उसे हम प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, अगर लाइक न कर सके तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पता चले कम से कम डिसलाइक भी तो हो रहा है। तो यहां पे देख सकते हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये तीन तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। तो मैं बात करूं समुद्र में 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक भारत का पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र है। यानी हम कह सकते हैं इस सीमा से लेकर के 21.9 किलोमीटर, मैंने बताया यहां पे 21.9 किलोमीटर तक, अगर मान लीजिए 21.9 किलोमीटर इधर आता है और 21.9 किलोमीटर इधर आता है, 21.9 किलोमीटर इधर आता है, 21.9 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं, देखिए इधर मैथ है क्या, अच्छा चलिए, यानी 21.9 किलोमीटर तक भारत का जो आधिकारिक सीमा है, यानी इसके अंदर जो भी खनिज पदार्थ, मछली या जो भी समुद्री व्यवसाय, समुद्र के द्वारा हीरे रत्न, जो भी ज्वारात या मोती शंख आदि जो भी निकाला जाता है, आलू बालू कुछ भी, वो सब भारत का माना जाता है। वह भारत का माना जाता है क्योंकि यहां से यहां तक वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। और बता दूं, आता तो है यहां से 200 मील तक, 200 मील तक, 200 मील तक भारत का अधिकार क्षेत्र में आता है। कुछ भी निकालेगा भारत का होगा, लेकिन यहां पे दूसरे देश का बिना परमिशन के, चाहे कोई भी जहाज, पानी वाला जहाज या फाइटर जेट या कुछ भी आ जा सकता है, हम उस पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो भी खनिज पदार्थ है वो सब मेरा है, मैं उसको निकाल सकता हूं, मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। और ये वाली जो है 21.9 किलोमीटर के अंदर, 21.9 किलोमीटर के अंदर अगर किसी दूसरे देश का मछुआरा, किसी दूसरे देश का पानी वाला जहाज या दूसरे देश का फाइटर जेट या किसी तरह की कोई अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां अगर 21.9 किलोमीटर के अंदर होती है तो भारत उसका उचित कार्रवाई सेना के भी माध्यम से कर सकता है। वैधानिक कार्रवाई जो भी उसको बनता है वो कर सकता है। इसलिए 21.9 किलोमीटर जो सीमा है पूरी तरह से अलर्ट जोन है, उसके अंदर कोई भी देश का जहाज बिना भारत के परमिशन के नहीं जा सकता है। लेकिन इसके जो 200 मील तक वो जा सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि वो भारत के हिस्से में आता है और भारत यहां से खनिज पदार्थ आदि को निकाल सकता है। इस पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूं कि समुद्री मील क्या होता है। एक मानक मील बराबर 63,360 इंच होता है, यानी एक मील में 63,360 इंच होता है। जो नॉर्मल जो मील हम जमीन पे नापने का काम करते हैं। और एक समुद्री मील बराबर 72,960 इंच होता है। काफी डिफरेंस आप देखने को मिल सकता है, 10,000 समथिंग डिफरेंस है। 63,360, यहां पे 72,960। आइए मैं आपको बताऊं, एक मानक मील बराबर लगभग 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर लगभग, यानी कहने का मतलब है कि रियल जो है 1.58 किलोमीटर होता है एक मील में, इसलिए 5 8 4 है, उसको 6 मान लिया गया है। नेक्स्ट, एक समुद्री मील बराबर लगभग 1.8 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर का समझी डिफरेंस हो रहा है। 1.6 किलोमीटर और 1.8 किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं इसका जो राइट है 1.824 किलोमीटर। मैंने लगभग लगा दिया इसलिए 1.8 किलोमीटर, लेकिन राइट लिख दिया कि एक समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर होता है। तो यहां हमने देखा कि समुद्री मील की भी लंबाई और चौड़ाई, यहां पे देख सकते हैं भारत की चतुर्दिक अंतिम सीमा, यानी हम कह सकते हैं भारत का जो अंतिम चौहद्दी, जैसे किसी गांव की अंतिम चौहद्दी होता है कि यहां के बाद फला गांव है, फला जैसे गोरखपुर है, यहां पे
इसके बाद देवरिया है, इसके बाद महाराजगंज है, इसके बाद कुशीनगर है। ये चौहद्दी होता है हर जिले का। तो इसी तरह से भारत की भी एक चौहद्दी है। जरा मैं आपको बता दूं, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिण मतलब होता है नीचे, जो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उत्तर में इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में, और पश्चिम में जो बिंदु है गौरमोता गुजरात में, और पूर्वोत्तर में किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। आइए हम इसको एक मैप से भी समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए मैप मैंने बना रखा है कि उत्तर, ये उत्तर यानी हम कह सकते हैं उत्तर में भारत का अंतिम बिंदु क्या है? अंतिम बिंदु जो हम बात करते हैं वह इंदिरा काल है। इंदिरा काल, एक चीज मैं आपको बता दूं, अक्सर इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंदिरा काल कहां है, नीचे है कि इंदिरा काल। यहां शब्द बात आता है काल, काल मतलब समझिए नहीं कहते अब तो हर काल मरराता, काल मरराता, काल तो काल अक्सर सर को भी, माने सर में चोट लग जाए तो आदमी मर सकता है, शरीर में चोट लगे तो मरने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। तो यहां पे अगर लग जाए तो काल मरराता, काल तो काल कहां पे है? सर पे है। और ये काल, ये हमारा क्या है? हमारा ताज क्या है भारत का? ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है हमारा ताज जो हमारे सर पे है। तो हमारा काल है, ये क्या है? काल है, इसीलिए इंदिरा काल है। ऊपर वाला भाग क्या है? इंदिरा काल है। और ये वाला जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो बात करते हैं इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर ये क्या है आपका? उत्तर, ये क्या है आपका? दक्षिण, ये क्या है आपका? दक्षिण। तो उत्तर में इंदिरा काल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। क्लियर हो गया होगा। और जो है गौरमोता जो है ये गुजरात, ये गौरमोता जो है आप देख सकते हैं यहां पे हमने बताया है कि गौरमोता जो है आपका गुजरात में है। तो आइए हम देख सकते हैं कि जो है गौरमोता ये आपका ये गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात। अगर हम बात करें पश्चिम की, या अगर हम बात करें पश्चिम की तो गौरमोता है। और अरुणाचल प्रदेश यहां पे देखिएगा, यहां पे जो है यह किबिथु आपका एक जगह है जो हम कह सकते हैं पूरब का, भारत के पूरब का अंतिम भाग किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का जो पश्चिम भाग गौरमोता है जो गुजरात में स्थित है। और भारत का उत्तर का अंतिम बिंदु इंदिरा काल है। और भारत की जो दक्षिणतम अंतिम बिंदु हम इंदिरा पॉइंट कह सकते हैं। तो इस तरह से भारत की चौहद्दी का भी हमने अध्ययन किया। तो स्थिति और विस्तार के क्रम में हम देखते हैं भारत देश का क्षेत्रफल। भारत देश का क्षेत्रफल का तात्पर्य है कि विश्व के नक्शे पर भारत का हिस्सेदारी क्या बनता है, उसका क्षेत्रफल क्या है। तो भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। यानी भारत का कुल जो जमीनी अधिकार क्षेत्र है यानी 32,87,263 किलोमीटर के हिस्सेदारी में ये जो भारत है, यह भारत जो है ये समझिए कि 32,87,263 किलोमीटर एरिया में यह फैला हुआ है। विश्व के कुल स्थलीय धरातल का, यानी विश्व के कुल स्थलीय धरातल का, यानी इस पृथ्वी पर जितना जमीन है उस जमीन का 2.43% हिस्सा भारत के हिस्से में आता है। यानी 2.43% हिस्सा भारत के हिस्से में आता है। और आकार के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारा स्थान विश्व में 7वें नंबर पे है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो आइए हम आपको इसे और भी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। अरे मैंने कहा इस विश्व के नक्शे में भारत हम कह सकते हैं 7वें नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। ये जो एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। और ये 2.43, ये सारा जमीनिया का 2.43% हिस्सा भारत के हिस्से में आता है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, यहां पे देखते हैं विश्व के, हमने बताया कि हमारा नंबर क्या है, 7वें नंबर पे है। भारत विश्व का 7वां नंबर का देश है।
इसी के साथ मैं आपको बता दूं 10 देशों की हमने सूची यहां पे दे दिया। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमने ये देशों का क्रम लिखा है। दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और पांचवें नंबर पे ब्राजील और छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे हम यानी भारत, आठवें पे अर्जेंटीना, नौवें पे कजाकिस्तान और 10वें पे अल्जीरिया। आइए हम 1 मिनट के अंदर आपको विश्व के नक्शे पे इन 10 को भी दर्शाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आपको मैं बहुत सारी इसके समझ देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, विश्व का एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश है रूस और यूरोप महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश है रूस। तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। और दूसरे नंबर पे बात आता है कनाडा। कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका का ये सबसे बड़ा देश कनाडा। विश्व का भी सबसे बड़ा देश कनाडा है, उत्तरी अमेरिका का एक कनाडा। और तीसरे नंबर पे आता है एशिया महाद्वीप का ये चीन। यानी हम कह सकते हैं एकदम आमने सामने है, एकदम आमने सामने। हम कह सकते हैं रूस और कनाडा एकदम आमने सामने है। और तीसरे नंबर पे आता है चीन और चौथे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो विश्व का सबसे बड़ा चौथा देश है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और पांचवें नंबर पे आता है आपका ब्राजील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यह सबसे बड़ा देश हम कह सकते हैं यह ब्राजील है। तो विश्व का 5वें नंबर का यह देश ब्राजील है। और 6वें नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, उसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भी नाम से हम जानते हैं, लेकिन उसका रियल नाम ओशिनिया महाद्वीप है। तो 6वें नंबर पे आता है और 7वें नंबर पे है हम भारत। यानी विश्व के नक्शे में हमारा स्थान क्या है? 7वां है, 7वें नंबर पे हम आते हैं। और 8वें नंबर पे आता है आपका अर्जेंटीना यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो देश है अर्जेंटीना 8वें नंबर पे आता है। और 9वें नंबर पे आता है ये कजाकिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है। इस पृथ्वी का लैंड लॉक्ड कंट्री अगर पूछता है तो यह है आपका कजाकिस्तान। यानी इससे अलग अलग कहीं कोई समुद्री सीमा नहीं लगता, इसलिए इसको हम लैंड लॉक्ड कंट्री के भी नाम से जानते हैं, कजाकिस्तान 9वें नंबर का है। और जो है अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का यह विश्व का सबसे बड़ा 10वां देश है। तो इस तरह से हमने देखा 10 देशों की सूची के साथ मैंने आपको विश्व के मैप पे भी दर्शा दिया हूं। अभी भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अन्य बच्चों को भी लाभ मिल सके। चलिए कोई बात नहीं, अब भारत में बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है, मकर रेखा भारत से होकर गुजरता नहीं है। कर्क, मकर, भूमध्य तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। प्रश्न आ जाए कि कौन से महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती है। तो आइए हम थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में भी कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 को क्रम से मैं बता दूं, पहले नंबर पे है गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमने देखा 8 देश को क्रम से हमने सजा लिया है। और ये आपका 1 नंबर पे आता है गुजरात, दूसरे नंबर पे आता है आपका राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है झारखंड, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है आपका 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। लास्ट जो देश, अंतिम देश जो है वो मिजोरम है। तो इस तरह से हमने देखा। अब इसके साथ में एक चीज और बता दूं कि कर्क रेखा किस राज्य में सर्वाधिक लंबा यानी सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा की किस राज्य में है, तो हम बात करते हैं आपका मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। यानी सबसे अधिक जो लंबाई रेखा कर्क की है वो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम, सबसे छोटी कर्क रेखाएं कहां पे है? तो आप यहां पे देखिए राजस्थान, यहां पे यह है राजस्थान। यहां से देखिए, यहां से अगर आप देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश, यानी सबसे लंबा कर्क रेखा अगर गुजरता है तो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम अगर गुजरता है तो आपको राजस्थान से। और कर्क रेखा की जो लंबाई होती है, कर्क रेखा की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। हम कह सकते हैं कर्क रेखा की कुल लंबाई
3200 यानी गुजरात से लेकर के जो मिजोरम है, मिजोरम तक कर्क रेखा की जो लंबाई होती है 3214 किलोमीटर होती है। 3214 किलोमीटर होती है। हम कह सकते हैं सर्वाधिक मध्य प्रदेश में और सबसे न्यूनतम राजस्थान में। और यह कर्क रेखा भारत में दो बार, किस नदी को दो बार काटती है? तो माही नदी है। माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है, यानी माही नदी से कर्क रेखा दो बार गुजरता है। तो इस तरह से हमने देखा कर्क रेखा, कर्क के रेखा के बारे में आपको बताया। इसके बाद हम चलते हैं कर्क रेखा पर रांची और भोपाल दो नगर स्थित है और उसके नजदीक बहुत सारे शहर स्थित हैं। लेकिन कर्क रेखा पे जो दो शहर है, रांची और भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यानी ये दोनों जो राज्य हैं वो कर्क रेखा पे स्थित है। और भारत के पूर्वी एवं पश्चिम देशांतर रेखाओं के बीच लगभग 30 अंश अक्षांश का अंतर पाया जाता है। इसीलिए जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर और पूर्वी राज्य की हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम, तमिल, उधर जो है जो सारे जो सेवन सिस्टर का अंतिम जो पूर्वी राज्य है, वहां पे, वहां से और यहाँ के बीच की जब हम दूरी देखते हैं तो समय का डिफरेंस 2 घंटे का होता है। आइए हम आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये राजस्थान का हम कह सकते हैं जैसलमेर है, जैसलमेर है। और हम कह सकते हैं ये, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की हम किविथु को ले सकते हैं, यहां पे इम्फाल को भी ले सकते हैं, यहां पे हम मणिपुर को भी लेते हैं। तो यहां से और यहां के बीच जो डिफरेंस है वो 30 देशांतर का है। 30 देशांतर का अंतर है, 30 देशांतर, यानी हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों से और पश्चिमोत्तर राज्यों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 देशांतर का। कितने देशांतर का है? 30 देशांतर का है। मैंने आपको बताया एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की जो अंतराल होती है वो 4 मिनट का होता है। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। 111.32 होता है, 111 किलोमीटर, आप जानिए 111 किलोमीटर अक्षांशी दूरी होता है। लेकिन देशांतर का हम बात करते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है। तो यहाँ पे 30 देशांतर, यहां से और यहां से लेकर के 30 देशांतर का अंतर आता है। तो 30 गुणे 4 बराबर होता है 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है आपका 2 घंटा। यानी हम कह सकते हैं अगर यहां पे 6 बजे सूर्य उदय होता है, अगर जो अरुणाचल प्रदेश में, हम कह सकते हैं नागालैंड में, हम कह सकते हैं मणिपुर के इम्फाल में अगर 6 बजे सूर्योदय होता है तो जैसलमेर में 8 बजे सूर्योदय होगा। जैसलमेर में कितना होगा? 8 बजे सूर्योदय होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहां से और यहां के बीच 30 देशांतर का अंतर है। कितने देशांतर का अंतर है? 30 देशांतर का अंतर है। और 30 देशांतर के अंतर होने के कारण इतना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। आइए हम इसके बाद हम चलते हैं। आपको इतना बात हमारे समझ में आ गया होगा और भी आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट अब आता है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर क्या है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर क्या है? भारत का समय का निर्धारण। मैंने बताया कि ये यहां से और यहां के बीच 30 देशांतर का अंतर है। तो भाई यहां का टाइम अलग होगा, यहां का टाइम अलग होगा, यहां का टाइम अलग होगा, हर जगह टाइम अलग होगा। तो किसी का परीक्षा छूटेगा, किसी का ट्रेन छूटेगा, किसी का प्लेन छूटेगा, तो न्यायालय में न्याय मिलने उलने वाला नहीं है। इसलिए भारत के बीचों बीच से एक 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा खींचा गया। यहां के बीच जब आधा करेंगे तो ये आपका 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। ये जान लीजिए, 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। यानी 82.5 अंश भारतीय समय मानक रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को कहते हैं। और सारे पूर्वी देशांतर है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे आपको मैं बता दिया, यूपी,
मान लीजिए हमने बता दिया कि एमपी, हमने बताया एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और दो चीज इजी वे में है, इजी वे में है, हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़, उसके बाद हम कह सकते हैं उड़ीसा। यानी ये 5 राज्य है, ये 5 राज्य है, ये पांचों राज्य जो पीले कलर में आप देख सकते हैं वो 5 राज्य है। ये आपका यूपी है, इसके बाद दूसरे नंबर एमपी है, और तीसरे नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है चौथे नंबर पे उड़ीसा, और 5वें नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर 82.5 अंश भारतीय मानक समय रेखा ये गुजरता है। तो यहीं पे उत्तर प्रदेश में एक नैनी स्थान है, उत्तर प्रदेश में एक इलाहाबाद है, इलाहाबाद में एक नैनी स्थान है। यानी भारत में जो समय का निर्धारण होता है नैनी से होता है। नैनी कहां पे है? प्रयागराज, प्रयागराज जिसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, और प्रयागराज कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। कहां पे है? उत्तर प्रदेश। यानी हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में नैनी नामक स्थान पे, नैनी नामक स्थान पे भारत के समय का निर्धारण होता है। यानी इस नैनी में अगर 8 बजता है तो पूरे भारत में यहां भी 8 बजेगा, यहां भी 8 बजेगा, यहां भी 8 बजेगा, यहां भी 8 बजेगा। यानी नैनी निर्धारित करता है कि भारत के समय कब कहां बजना है। यह सिस्टम है उसका, ऐसा नहीं है। यहां पे अगर 8 बज रहा है तो पूरे भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर हिस्से में 8 ही बजेगा, 9 नहीं बजेगा। और उसी हिसाब से भारत के जो भी ऑफिस, स्कूल आदि सब संचालित होंगे, प्लेन, ट्रेन सब उसी से हिसाब से संचालित होंगे। तो उत्तर प्रदेश के नैनी में, प्रयागराज जिले में है उत्तर प्रदेश के, वहीं से भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है। ये हम आगे चलते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखेंगे कि ये आपका कर्क रेखा, ये आपका कर्क रेखा जा रहा है, ये 82.5 अंश ये आ रहा भारतीय मानक समय रेखा, 82.5 अंश भारतीय समय रेखा जो है, यानी हम कह सकते हैं 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, और ये 23.5 अंश ये अक्षांश रेखा, ये देशांतर रेखा 82.5 अंश, ये 23.5 अंश अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा आपको मैंने बताया कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और यह 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 8 राज्य और 5 राज्य, यही पूछता है जीएस में। 5 राज्यों से होकर के भारतीय मानक समय रेखा, और कर्क रेखा जिसको 23.5 अक्षांश कहते हैं, वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, स्टार्टिंग गुजरात और एंडिंग मिजोरम। मिजोरम। अब बात करते हैं, यहां पे ये कटान बिंदु है, यहां पे कौन सा है? ये एक कटान बिंदु है, देख सकते हैं यहां पे कटान बिंदु है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। कहां कट रहा है? ये जहां हम कह सकते हैं कर्क रेखा, हम कह सकते हैं कर्क रेखा, और हम कह सकते हैं जो समय मानक रेखा, समय मानक रेखा ये कहां पे कटता है? तो कटता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। यानी हम छत्तीसगढ़, ये देखिए ये रेखा किस राज्य में कट रहा है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में जहां पे कट रहा है इसका नाम है पटना, इसका नाम है आपका पटना, यानी पटना। यहां पे देखिए छत्तीसगढ़ के कोरिया राज्य में, अरे सॉरी कोरिया जिला है, छत्तीसगढ़ का एक कोरिया जिला है, और कोरिया जिला में एक पटना स्थान है, पटना स्थान है कोरिया जिला में। ये छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिला में पटना नामक स्थान है। इस पटना नामक स्थान पे हम कह सकते हैं कर्क रेखा और 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। पूछता है कि कर्क रेखा और 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में, किस जिले में और किस स्थान पे काटता है? तो आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। अरे वो सनकी कोरिया वाला नहीं, भारत में भी एक कोरिया जिला है, और बिहार का पटना नहीं, यहां भी एक पटना जिला है, तो पटना जिला में यह कटता है। तो इस तरह से हमने देखा। और आपको मैं बता दूं कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में, यहां पे देखें थोड़ा सा
मैप है कि नहीं? नहीं, नहीं है। हम आपको बताते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, इसको मैं मिटाता हूं और मैं आपको बताता हूं जो जैसे ये आप देखते हैं कि जो ये आप देखेंगे जीरो देशांतर ग्रीनविच रेखा, हम कह सकते हैं ग्रीनविच रेखा, हम कह सकते हैं जिसको हम GMT बोलते हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है यहां से और यहां के बीच, हम कह सकते हैं आ सकता आता है कि GMT से और भारत के 82.5 पूर्वी देशांतर के बीच का समय अंतर कितना होता है? तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि 82.5 अगर हम कह सकते हैं कि 82.5 गुणे हम 4 कर देते हैं तो आपका 330 और हम 60 से भाग देते हैं तो 5 घंटा यानी 5.5 घंटा आपका आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से और यहां से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जहां पे समय का निर्धारण ग्रीनविच रेखा जिसको हम जीरो देशांतर कहते हैं, वहां से ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है वहां से और भारत के समय के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 5.5 घंटे का होता है। वो 5.5 घंटे, अगर यहां पे 12 बज रहा है तो यहां पे 5:30 होगा, यहां पे 12 बजेगा तो यहां पे 5:30 होगा, क्योंकि 5.5 घंटा का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य भारत में एरिया वाइज क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आइए थोड़ा सा इसका भी हम बात करते हैं। तो सबसे बड़ा आपका है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसको ट्रिक है जिसको समझने का चाहिए। जो बड़े का निशान हम लगाते हैं किसी चीज को समझने के लिए, जिधर 2 मुंह होता है वो बड़ा होता है, जिधर 1 मुंह होता है वो छोटा होता है। तो मैं बात करता हूं कि यहां पे तीनों एक साथ में समझ लेते हैं। अगर हम ऐसे ट्रिक लगा दें तो समझिए कि 1 नंबर का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य ये मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा राज्य आपका महाराष्ट्र, और चौथा नंबर पे हम हैं। और चौथा अगर मान लीजिए ऐसे हम काट देते हैं तो चौथे नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश। बड़ा सही है ट्रिक जो आपको समझने का हम आपको समझाने का प्रयास किए। आइए आप चलते हैं नेक्स्ट। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा जिला क्या है? तो आपका गोवा 1 नंबर पे आता, सिक्किम और त्रिपुरा और नागालैंड। इसका भी एक ट्रिक है। जी से आपका गोवा, एस से आपका सिक्किम और टी से आपका त्रिपुरा, जिसको बोलते हैं जीएसटी। सबके जुबान पे है, सब लोग परेशान है, और जीएसटी एकदम समझिए नाग की तरह व्यापारियों को डस रहा है, काट रहा है। तो जीएसटी नाग अगर आपको पता चल गया तो आप पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं आप कि छोटा राज्य का सूची। तो आप जान सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और ये। अगर बात करते हैं जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, और विश्व में 1954 में पहला जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू, या फॉर फर्स्ट या फॉर फ्रांस या फॉर फोर्थ, तो हम कह सकते हैं पहला जीएसटी 1954 में फ्रांस में, और भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहां पे देखते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़े जिले, भारत के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा जिला है आपका कच्छ है, और आपका लेह है, जैसलमेर है, और राजस्थान है आपका बाड़मेर है। इसका भी समझने का एक अच्छा तरीका है, हम कह सकते हैं इसको बोल देते हैं कलेजा, इसको हम बोलते हैं कलेजा बात है। आज यह निबट लिया, क से हो गया कच्छ, ले से हो गया लेह, जा से हो गया जैसलमेर, अब बा मतलब हो गया बाड़मेर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। कच्छ आप देख सकते हैं गुजरात का जिला है, और आप जो है लेह जो है आप लद्दाख का जिला है, और जैसलमेर आपका क्या है राजस्थान का जिला है, और बाड़मेर भी क्या है आपका
राजस्थान का जिला है। इस तरह से हमने देखा कि भारत के सबसे बड़े जिले, और भारत के सबसे बड़े जिले के बाद हम बात करते हैं भारत के सबसे छोटा जिला जो माहे है पुदुचेरी में, आपको हमने यहां पे दर्शा दिया है। माहे पुदुचेरी जो भारत का सबसे छोटा जिला है। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला क्या है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। आइए और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पे देखेंगे, थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, सेवन सिस्टर के नाम से किसको जाना जाता है? सेवन सिस्टर यानी 7 राज्यों को सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां सिक्किम नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, ये आपका असम ये देख सकते हैं, ये आपका नागालैंड आप देख सकते हैं, ये आपका मणिपुर ये देख सकते हैं, ये आपका मिजोरम ये भी सेवन सिस्टर के अंतर्गत आता है, ये आपका मेघालय ये भी सेवन सिस्टर के अंतर्गत आता है। और क्या बच गया? और मिजोरम, त्रिपुरा ये 7 राज्य है जो सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये सिक्किम जो है ये 7 बहनों का यह भाई है, 7 बहनों का यह भाई है, जिसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अरुणा मामी का ATM अगर आप समझ लेते हैं, अरु का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरु का मतलब हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ना का मतलब हो गया आपका नागालैंड। ना का मतलब हो गया आपका नागालैंड। मा का मतलब हो गया समझिए कि मणिपुर। मी का मतलब हो गया मिजोरम, और ए का मतलब हो गया आपका असम, और टी का मतलब हो गया आपका त्रिपुरा, और यम का मतलब होता है आपका मेघालय। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 राज्य का एक कोड है, जिसे सेवन सिस्टर के पूछता है। असम दे देगा, सिक्किम दे देगा, पूछेगा इसमें सेवन सिस्टर कौन सा राज्य नहीं है। अब लो, सेवन सिस्टर कौन सा राज्य नहीं है? तो सेवन सिस्टर नहीं, सिक्किम जो है भाई है उसका। सिक्किम क्या है? उसका भाई है। तो अरुणा मामी का ATM अगर आप याद कर लेते हैं, अरुणा मामी का ATM, तो समझिए कि सेवन सिस्टर आपका तैयार हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और नई दिल्ली, और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर तथा नगर हवेली, दमन एवं दीप सब एक में हो गया, और पुदुचेरी। ये आठ भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं, हम कह सकते हैं, देख सकते हैं, एक है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है, ये आपका 5वां है, ये आपका 6वां है, ये आपका 7वां है, और कहा गया एक ठो भाई, ये आपका आज 8वां है। तो ये हम सब कह सकते हैं कि भारत के जो 8 राज्य आपके केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये 28 राज्य हम कह सकते हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की स्थिति और विस्तार आपको देखने को मिल सकता है। ये 8 आपका राज्य है, इसको पढ़ के सुनाने में लगेगा हमको समय। और भारत की सीमा की बात कर लेते हैं, यानी भारत की सीमा, यानी किस किस देश से भारत की सीमाएं कितनी लगी है। तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर लगा हुआ है, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, और भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा रहती है, और पाकिस्तान के साथ 33,023 किलोमीटर की सीमा लगती है। और टोटल जो भारत की सीमा जो है 15,200। स्थलीय सीमा की बात करें 15,106 भी कहीं देखने को मिल सकता है, 15,200 भी मान लिया जाता है। तो 15,200 किलोमीटर भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, ये हम कह सकते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा जो है, सॉरी, यहां से
और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं स्थलीय जो सीमा है उसकी लंबाई, ये बांग्लादेश भी है, हम कह सकते हैं जो बांग्लादेश है, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है आपका 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर और 7,517 किलोमीटर आपका ये जो है तटीय सीमा लगता है। द्वीपों के साथ जो है 7,517। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, चीन के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है, म्यांमार के साथ लगता है और बांग्लादेश के साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ लगता है और अफगानिस्तान के साथ लगता है। यानी भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले ये सारे देश आपके है सामने। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित राज्य, अफगानिस्तान, जम्मू और कश्मीर। अफगानिस्तान सीमा पे जम्मू और कश्मीर लगता है और पाकिस्तान पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और भूटान पे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आइए हम मैप पे देखते हैं कौन कौन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भूटान की हम बात करते हैं। यहां पे देखिएगा ये अफगानिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है। देखिए ये लद्दाख, अफगानिस्तान से कौन सा सीमा लगा है, लद्दाख लगा हुआ है। और पाकिस्तान की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर आप देख सकते हैं, पंजाब, ये देख सकते हैं आपका राजस्थान, ये देखते हैं आपका गुजरात, यानी पाकिस्तान से ये सीमा लगा। भूटान की बात करते हैं तो भूटान से आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं सिक्किम लगा हुआ है, ये पीला वाला आपका पश्चिम बंगाल लगता है, ये आप देख सकते हैं असम लगता है। तो भूटान से आप देखें यहां पे यह 4 राज्य सटा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, हम यहां पे देखते हैं म्यांमार से कौन कौन सा देश कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद नेपाल का भी देख लेते हैं। तो पहले हम म्यांमार के देख लेते हैं, ये आपका म्यांमार है, देख सकते हैं जो व्हाइट वाला भाग है यह म्यांमार है। तो यहां पे देखिए लाल है ना, ये अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड, ये आपका मणिपुर, ये आपका मिजोरम। इस तरह से हम कह सकते हैं कि म्यांमार से ये सारे राज्य टच करते हैं, सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि चीन से कौन कौन सा, सॉरी नेपाल वाला नहीं बताए हैं, एक मिनट, ये नेपाल से आप देखेंगे ये नेपाल है, नेपाल से क्या लगा है, उत्तराखंड, नेपाल से आपका उत्तर प्रदेश लगा, नेपाल से आपका बिहार लगा हुआ, नेपाल से आपका पश्चिम बंगाल लगा हुआ, नेपाल से आपका यह सिक्किम लगा हुआ है। तो नेपाल देश से ये हमारी सीमाएं लगती है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं कि चीन और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के साथ चीन और बांग्लादेश की हम बात करते हैं। तो देख सकते हैं ये चीन है, ये चीन आप देख सकते हैं जो ये भाग दिख रहा है। तो चीन के साथ आपका लद्दाख, क्लियर है, लद्दाख लगा हुआ है, आपका हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है, आपका देखिए उत्तराखंड लगा हुआ है, ये आपका नहीं उत्तराखंड लगा हुआ है, नेपाल से तो हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका सिक्किम लगा हुआ है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। तो इस तरह से हम देखें कि चीन से यह सटा हुआ आपका देश है। एक और कोई देश था चीन के साथ, बांग्लादेश, आप देख सकते हैं। बांग्लादेश आप देखेंगे कहां पे है, ये बांग्लादेश है। आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा की लंबाई, ध्यान से सुनिएगा, सबसे अधिक स्थलीय सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ लगता है। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो बांग्लादेश है, ये स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश की सीमाएं लगती है। तो ये जान लीजिए जो है बांग्लादेश है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय, तो अफगानिस्तान दूसरे नंबर, सबसे कम अफगानिस्तान। तो ये बांग्लादेश की जो लंबाई है सबसे अधिक भारत के साथ लगती है। तो बांग्लादेश ये है, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, ये आपका मेघालय सटा हुआ है, आपका त्रिपुरा सटा हुआ है, और हाँ ठीक है, ये त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। और आज के लिए इतना ही। और मैं भारत की तो विस्तार एक नजर में बहुत सारे क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने लेकर आया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।